आज सांचिया चौपाल का तीसरा अंक है और अच्छा लग रहा है कि हम यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग अलग अलग विषय पर बात करते रहे, पिछले अंक में ट्रेड डील को लेकर के बहुत शानदार बातचीत हुई थी, डॉक्टर लेनिन जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने किया था। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो एक युद्ध चल रहा है, ईरान पर थोपा गया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, और उसमें भारत की भी एक भूमिका बन रही है जो पहले गुट निरपेक्ष नीति पर काम करता था, इस बार गुट निरपेक्ष नहीं रह गया बल्कि उसकी एक सापेक्षता दिख रही है और उस पक्ष के साथ दिख रही है जिसका पक्ष तो भारत नहीं हुआ करता। तो खैर आज के चौपाल के लिए हम अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र जी का नाम प्रस्तावित कर रहे हैं कि राजेंद्र जी की अध्यक्षता में हम लोग आज इस चौक। तो जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं कि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश के तौर पे अपनी विदेश नीति रखता रहा है इससे पहले, और नेहरू जी के समय से चली आ रही थी, लेकिन पहली बार ये स्थिति बन गई है कि भारत की राजनीति, उसकी कूटनीति पूरी तरह से साम्राज्यवादी ताकतों की कठपुतली बनी हुई है, पिछलग्गू बनी हुई है। ईरान जो तमाम मौकों पर हमें मदद करता रहा, जहां से तेल हमें सबसे सस्ता मिलता रहा, यहाँ तक कि यात्रा का भी हमें फीस नहीं देनी पड़ती थी, इतना सस्ता हुआ करता था। उसके बदले आज अमेरिका से भारत ने एक ऐसी डील कर ली है तेल लेने की कि आने वाले समय में, अभी उसकी परमिशन से हम भले रसिया से ले लें, लेकिन आने वाले समय में हम केवल तेल ले पाएंगे अमेरिका से, जिस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। जो तेल 3 दिन में आ जाता था उसमें हमें यात्रा का खर्च 60 दिनों का देना पड़ेगा। अमेरिका से आने वाले तेल का ये 60 दिन की यात्रा तेल को करनी पड़ेगी। और इस सब से भी ज्यादा जो इस समय तकलीफ देह है कि दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। एक अराजक चेतना की वजह से, जो ट्रंप की चेतना है, जो लगातार संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, ईंधन पर कब्जा करना चाहता है, उसकी वजह से इजराइल से मिलकर के उसने ईरान पर हमला किया और तमाम बच्चे बच्चियों का भी कत्ल हुआ। जो मतलब पहली बार इस तरह से स्थिति दिख रही है कि अमेरिका बड़े युद्ध अपराधी के तौर देखा जा पा रहा है। तो इस पर आज आप सबके साथ एक बातचीत होगी, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और हमारी अपनी जो भूमिका है, हम जो शांति के पक्षधर लोग हैं, हम भले हम युद्ध में सीधे तौर पे हस्तक्षेप न कर सके, लेकिन अपना वैचारिक हस्तक्षेप तो करेंगे कि हम शांति के पक्ष में खड़े हैं। तो हम बातचीत शुरू करना चाहते हैं। जागृति जी हमारे साथ हैं, जो जैसा अभी उन्होंने बताया कि तकरीबन 25 सालों से शांति के पक्ष में काम करें, केवल समाज सेवा नहीं बल्कि शांति के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो हम जागृति जी से ही इस विमर्श की शुरुआत करते हैं। जागृति जी। और हम सब जानते ही हैं कि वो 14-15 दिन से लगातार युद्ध चल रहा है और धीरे धीरे विस्तार हो रहा है उस युद्ध का। उसको सिमटने की जगह उसको और ज़्यादा एरियाज में फैल रहा है। हालांकि ईरान एक, जैसा कि गलतफहमी होती है, एक अरब देश नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उसकी जो ज्योग्राफी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको फारस बुलाते थे पहले। वो उसकी उपस्थिति 9 करोड़ लोगों का से ज़्यादा का देश है और काफ़ी बड़ा देश है। और अरब देशों की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो उसके इर्द गिर्द फैली हुई है। तो उसकी जियोपॉलिटिकल उपस्थिति और वहाँ जो पूरे उस एरिया में, मिडिल ईस्ट में या साउथ एशिया में, जो तेल और पेट्रोलियम गैस या और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है, उनके वजह से वहाँ पे जो स्थितियाँ रही है वो वहाँ बार बार युद्ध की परिस्थिति पैदा करती है। और उसमें शुरू से ही अमेरिका का इंटरेस्ट हमेशा रहा है। नॉट ओनली अमेरिका, पूरे यूरोप का इंटरेस्ट रहा है। एकदम शुरुआत से शुरू करूं तो ईरान जो है से पहले ही वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा घुसपैठ और जिस तरह से ईरान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने का मामला है, तो यूरोप में ब्रिटेन का था। ब्रिटेन वहाँ जाता है और वो वहाँ की तेल कंपनियां अपनी लगाता है और वहाँ से तेल लेते हैं और उस तेल का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उनको ही हो रहा था।
मतलब 79 के पहले तक इसी तरह की स्थितियां थी। और ब्रिटेन के जाने के बाद या कमजोर होने के बाद जो अंग्रेजी साम्राज्य के, फिर अमेरिका का भी इंटरफेरेंस होता है। बहुत सारी चीजें बदलती हैं उसमें वहां पे, तब जब इजराइल का जन्म एक तरह से कराया जाता है। और ब्रिटेन का ही ये फैसला था, अंग्रेजों का ही फैसला था, जर्मनी से यहूदियों को भगाया गया। और यहूदी अपने आप में जो एक डोमिनेटिंग कास्ट कम्युनिटी थी, जो बैंकिंग सेक्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि अपना पूरा कंट्रोल रखती थी, और अमेरिका की इकोनॉमी हो या यूरोप की इकोनॉमी, उस पर काफी दखल रखती थी। हालांकि वो एक हमेशा से पीड़ित समुदाय के रूप में काफी प्रचारित है, और उसे, लेकिन वो मजबूत समुदाय रहा है हमेशा ही। तो उनको वो कहा गया कि आप वहां जाइए, क्योंकि यरूशलेम उनको चाहिए था। यरूशलेम पे दावा सबका है, ईसाई समुदाय का भी है, यहूदी समुदाय का भी है, और मुस्लिम जो वहाँ लगभग 700-800 साल से ज्यादा, 1000 साल से लगभग उनका शासन था, वो भी है। तो ये एक पूरा का पूरा, इसको दोनों की खिचड़ी है। मैं कोशिश ये कर रही हूँ बताने की कि जो हम लोग समझे तो ये बहुत क्लियरली है कि एक कल्चरल वॉर, एक रिलीजियस वॉर, और उसकी आड़ में या उसको आगे करके उसके पीछे संसाधनों पे कब्जे की, और वहां के हर चीज पे कब्जे की लड़ाई, ये सारा मिलाकर हुआ। और उसमें फिलिस्तीन कहीं ना कहीं मारा गया। वहां पिछले साल भी जब गाजा पे लगातार 2 साल से इजराइल हमला कर रहा था, और इजराइल का एक पूरा एजेंडा है अपने आप में कि उनको एक बड़ा विस्तृत इजराइल चाहिए। और इसीलिए इस लड़ाई में भी आप देखेंगे कि खाली ईरान पे हमला नहीं हो रहा है, ईरान से ज्यादा उन्होंने लेबनान में नरक मचा रखा है। जैसे गाजा पे हमला कर रहे थे, वैसे ही लेबनान पे भी कर रहे हैं, और तमाम सीरिया को बनाया है, और तमाम वहां के देशों पे। असल में इजराइल के पीछे यह है कि उसको बड़ा इजराइल चाहिए, अपना फादरलैंड जो है बड़ा करना है। और उसके पीछे ईसाई लोगों का सपोर्ट इसलिए कि उनको लगता है, उनके दिमाग में यह है कि वहां पे जो एक वॉल है जहां से सो कॉल्ड, मतलब ईसा का तो एक तो जन्म हुआ है, फिर ये यहूदियों के जो गुरु हैं वो भी उसी जगह पे हैं, और फिर उसके बाद मुस्लिम ये मानते हैं कि यहीं से पैगंबर साहब घोड़े पे बैठ के ऊपर गए थे। तो वो पर्टिकुलर एक जगह है जिसको लेके सारी मार काट है, और उसी चीज को लेकर के ये इनका भी है कि ये तो हमारी फादर लैंड हुआ करती थी और हमारी ही जगह है। हमारे साथ उसका कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंगली ये होता है। मैं फिलिस्तीन से बीच में इधर डाइवर्ट हो गई क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं कि एक साथ बताना मुश्किल है। लेकिन फिलिस्तीन जिस तरह से वहां पे धीरे धीरे उन्होंने वेलकम किया, लोगों को कहा कि ठीक है आओ बसो हमारे साथ रहो। गांधी जी ने उस टाइम पे, जब हमारी आजादी के टाइम के बाद ही ये फिलिस्तीन का मामला भी पैरेलली चल रहा था, तो उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया, कहा कि ठीक है धर्म के आधार पे हमारा पार्टीशन हुआ है और हम इसको गलत मानते हैं, तो हम कैसे धर्म के आधार पे दो देश की मान्यता देंगे। यहूदियों को रहना है बिल्कुल आकर रहें, फिलिस्तीनियों के साथ रहें, लेकिन देश तो फिलिस्तीन है, उनका अपना लैंड है, इसी तरह से रहना चाहिए, उनको मिक्स होके रहना चाहिए, अलग अलग देश नहीं होने चाहिए। ये उनका क्लियरली स्टैंड था। और नेहरू से लेके सबने, भारत के देश ने कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। पिछले हमारी जो ये सत्ता आई है, जिसको कहते हैं हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवादी जो सत्ता है, जो बहुत कुछ जो यहूदी या इस तरह की जो इनके जायोनिज्म है जो अपने आप में, उससे बहुत कुछ मेल खाती हुई सोच के लोग हैं। तो ये जायोनिस्ट जो पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी वो बहुत हावी है। खुद ट्रंप उसके चंगुल में है, और अभी जो हम लोग एप्स्टीन फाइल का पूरा पिक्चर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का फैलाया हुआ खेल है। तो कुल मिला के मोसाद और जायोनिस्ट पॉलिटिक्स और इजराइल छोटा सा पिद्दी सा देश हो करके भी वो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ तक कि अमेरिकन सत्ता को भी वो कंट्रोल कर रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। और ट्रंप की जो अपनी बेटी है इवांका, उसकी शादी जिससे हुई है, बताया जा रहा है कि वो मोसाद का ही बंदा है इस तरह का। तो इतना घनिष्ठ रिलेशनशिप है कि अलग करना। उसमें दुर्भाग्यता हमारे प्रधानमंत्री जी जो बहुत एंशियस थे वहां जाने के लिए अमेरिका, तो वो भी बेचारे चले गए वाया अंबानी और हरदीप पुरी। वो पहुंच गए एप्स्टीन के चक्कर में और वहां फंस गए, और फिर वो ताता तैया करने लगे
इजराइल के उसमें, इजराइल वो पहले भी जा चुके थे, ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तभी उनको इजराइल से बहुत प्रेम था। उसकी वजह गुजरात कनेक्शन है। यहूदी जब वहां से भगाए गए तो वो एक बड़ा यहूदियों का हिस्सा जो है, एक बड़ा 18,000 के लगभग यहूदी गुजरात में आके बसे संबंध में, और गुजरात में उनके मंदिर वगैरह, गुजरात से महाराष्ट्र तक वो लोग फैले, और यहाँ पारसी समुदाय जिसको बोलते हैं वो अच्छा खासा फला फूला। और वो जो रिश्ता था उसकी वजह से इनको, हाँ यहाँ अलग है, लेकिन वो रिश्ते दोनों है ना, वहां से पारसियों के भी रिश्ते हैं और यहूदियों के भी रिश्ते हैं, और इसकी वजह से वो गुजरात कनेक्शन है। तो हाँ, तो वो उसकी वजह से इनका जो है लगाव यह वहां से मतलब इजराइल से रहा है कि वो जो पवित्रतावाद है उनका, नागालैंड में जी, तो वो वहां जाने के लिए वो परेशान थे, और जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी इन्होंने एक जुगाड़ बना के, कांग्रेस सरकार में जुगाड़ बनाकर वहां जाकर अच्छा खासा टाइम बिताया, और फिर वो उससे बड़े प्रभावित हुए। प्रभावित किससे हुए? एक फास्टेस्ट आदमी वहां का जो वो जो सिस्टम है काम करने का और जो टेक्नोलॉजी है उनकी, जिससे वो हर व्यक्ति का को कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे निगरानी रख सकते हैं, उस सिस्टम उनको चाहिए था। और उस सब के लिए और वहां की खेती का अध्ययन और ये सारा कुछ करके आए, और उसी समय से इनकी दोस्ती इजराइल से बनी, और धीरे धीरे ये पूरी विदेश नीति को हमारे बदल कर इजराइल के सपोर्ट में और इजराइल के साइड में और अमेरिका के साइड में, उसकी वजह से इजराइल थ्रू इजराइल इसके साइड में जाकर खड़े हो गए। अभी भी इनको इस तरह से बंदर बना के नचाया गया कि इनको जानबूझकर इन लोगों का सारा प्लान महीनों से बन गया था लड़ाई का, इनको बुला लिया गया, इनका फेस दिखाया गया कि क्योंकि आज की डेट में दुनिया में कोई भी नैतिक रूप से ये लोग इतने गलत, ट्रंप और नेतन्याहू साबित हो चुके हैं, कोई देश इनके साइड, इवन यूरोप का कोई देश इनके साइड खड़ा नहीं हो रहा है। स्पेन से लेकर के और जितने मतलब फ्रांस से लेकर कोई भी देश सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इनको एक इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश, इतना बड़ा मार्केट, सबको अपने साथ खड़ा करना था। ये जो वॉर है ये इस तरह से परसेप्शन बिल्डिंग की वॉर अपने आप में होती है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी जो सो कॉल्ड अपने को बुद्धिमान समझते, वो अच्छे खासे बंदर बने हैं, फंस गए वो अच्छी तरह से वहां जाकर, जो मैं समझ पाई। और उसके बाद उनको 2 दिन उनको वहां खिला पिला के टहला के भेज दिया गया, और भारत का पूरा दुनिया में ये हो गया कि भारत इजराइल के और अमेरिका के साथ है। साइन तो ये पहले ही कर चुके थे, नाम आया करके अडानी का गर्दन भी चाप रखा है, वारंट निकला हुआ है, 2-4 और अंबानी पे केसेस हैं। अंबानी रिफाइनरी लगा रहे हैं, जो वेनेजुएला से तेल निकलेगा उसको साफ करने की कुव्वत यही सिर्फ अहमदाबाद की रिफाइनरी में थी और किसी में नहीं थी। अंबानी को उठा के ले गए ट्रंप, वहां पे ट्रंप डिनर कर रहे थे, अब वहां पे बनने जा रही है रिफाइनरी। अमेरिका में अंबानी लगा रहे हैं रिफाइनरी उनका तेल साफ करने के लिए, जिसके राष्ट्रपति को उठाकर वहां के तेल पे कब्जा किया गया। तो ये जियो पॉलिटिक्स में हम बाकायदे एक बंदर की तरह हमको नचा रहा है अमेरिका और इजराइल अभी, और हम नाच रहे हैं, ये दिख रहा है सारी दुनिया को। हम अपने हितों का पूरी तरह सेक्रीफाइस करके या उसको भूल करके इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तो ये। और इस युद्ध की जहां तक बात है तो ईरान को के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे जाने कब से, इराक लड़ाई के समय से ही ईरान के साथ, जबकि तब हमला जो है इराक पे ज्यादा था और ईरान उनके साथ था, लेकिन अभी के डेट में ईरान उनको खतरा लगता है क्योंकि ईरान अपने जगह पे स्टैंड कर रहा है, और उसको वो बोलते हैं कि इस्लामिक क्रांति के बाद से, और वो कट्टरपंथी लोग हो गए हैं और इस्लाम खतरा हो गया है और पता नहीं क्या क्या। दरअसल में ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके पीछे सारी की सारी ये पॉलिटिक्स है कि उनको जो कब्जा चाहिए लैंड्स पे, जो कंट्रोल चाहिए सारी जगहों पर, वो कंट्रोल देने के लिए ईरान अपने यहाँ तैयार नहीं है, वो मार्केट देने के लिए ईरान अपने यहाँ तैयार नहीं है, क्योंकि वो ठीक ठाक मजबूत देश है। और वो खुमैनी के आने के बाद और फिर ये खामनेई के आने के बाद पूरा एक दौर है जिसमें ईरान ने अपने आप को सॉलिडारिटी के साथ खड़ा किया। उस चीज को क्रैश करने के लिए ईरान खतरा है
जैसे इराक खतरा था, इराक को तबाह कर दिया, अफगानिस्तान खतरा था, उसको तबाह कर दिया। ईरान खतरा है बहुत बड़ा, क्योंकि वहां पे परमाणु बन रहा है, तो ये बन रहा है, तो वो बन रहा है, और ये सब करके सैंक्शंस लगा के कुल मिला के जब नहीं काम चला, और फिलिस्तीन वॉर में भी जब हस्तक्षेप कर दिया ईरान ने, 10-12 दिन इन लोगों को लड़ाई में रोके रखा, तब ये नतीजा हुआ कि अभी इस बार इन लोगों को करना है। इसका एक और रीजन जो मुझे समझ में आया कि ट्रम्प मिड टर्म इलेक्शंस उनको झेलने हैं, जिसमें उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उसी तरह से उनकी अपनी ही पार्टी और उनके सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया हुआ है, और उसी तरह से नेतन्याहू जबरदस्ती पड़े हुए हैं, उनका भी टर्म खत्म है, उनको भी चुनाव फेस करना है, जो वो नहीं करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही अपनी पॉलिटिक्स में, जो काम यहाँ मोदी जी करते रहते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को बनाए रखने के लिए, अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए भी उनको ये वॉर जरूरी था। तो इस तरह से किया, और अब नतीजा क्या है कि ईरान ने इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, मतलब ये कल्पना नहीं किए थे कि इस तरह से रेजिस्ट करेगा, जहां उसने स्ट्रेटेजिकली वॉर जीती है। आपने पहले ही दिन इनको ये लगा कि ये खामनेई को मार देंगे और लोग विद्रोह पे निकल जाएंगे, हुआ उल्टा, एकदम बैकफायर कर गया, पूरा ईरान एक हो गया। और खामनेई के जाने के बाद उन्होंने 4 लेयर्स की ऐसे सिस्टम बना रखे हैं कि वो लगातार जो है इस तरह से करा। उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली जितने अरब देशों में इनके, मतलब 50-60 हजार अमेरिकन सैनिक सारे अरब कंट्रीज में ईरान को घेर करके एक एक अड्डा इनका जो है बना हुआ था, उसको उड़ा डाला। वो खाली 9 देशों पे एक साथ हमला ईरान कर रहा है, और इतने लंबे दौर में उसने इतनी तरीके से इनको नुकसान पहुंचाया है। मरने वाले संख्या में निश्चित तौर पर ईरान के लोग बहुत ज्यादा मरे। सबसे ज्यादा दुखद है वो पहले ही दिन लोगों ने जो बच्चियों, प्राइमरी स्कूल के ऊपर जो है हमला किया, और उसमें 180 बच्चियां मारी गई, और करीब करीब 2000 लोगों में से हमको लगता है 1300-1400 लोग ईरान के ही मरे हैं, उसके बाद लेबनान के मरे हैं। इनके 10-15 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन 6-7 विमान मारे गए, और आर्थिक तौर पर इनको भयंकर नुकसान हुआ है। दुबई जैसा जो इनका टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता था, वो भी नुकसान झेल रहा है बुरी तरह से। तो कुल मिला के आर्थिक तौर पर जो नुकसान ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, नुकसान में है, और अब अपनी संसद में गड़गड़ा रहे हैं कि हमको पैसा दो लड़ाई करने के लिए, पैसा दो लड़ाई करने के लिए। मतलब इनको नेतन्याहू ने अच्छे से नोच खाया है। तो ये कंडीशन में खुद ट्रम्प और वो अमेरिका फंसे हुए हैं। कितने दिन चलेगा, तो जो हार्मूज है वो बंद करके ईरान ने इनको परेशान तो करा है, पूरी दुनिया को परेशान किया। इंडिया जैसे देश को भी, जहां आपका 50% गैस और 40% तेल जो है जिस रास्ते से आता था बंद है, 10 दिन के अंदर तय बात है कि हम लोगों के यहाँ गैस वैस नहीं मिलने वाली है, पूरी बंद हो जाने वाली है। और बुरी क्राइसिस कोरोना काल से भी भयंकर आएगी, जब लोग अपना चूल्हा नहीं जला पाएंगे। तो वो कंडीशन है, और इसीलिए ये ईरान को बार बार फोन कर रहे हैं। मरने पे इनसे कंडोलेंस नहीं करते बना, और उसके बाद जबकि आप जेनेटिकली उनसे जुड़े हुए हैं। अगर आप वैसे देखा जाए तो ईरान की जो आर्यन रेस है, उसी से आपकी रेस जुड़ी हुई है। आपका तो भाई भाई का खून का रिश्ता है उनसे, और फिर आप दिखा रहे हैं कि आप बिल्कुल गलत हैं, और आप वहां जाके वो जो 7 समुंदर पार बैठा हुआ है, इतना बड़ा देश है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होने वाला है, वो हमेशा ही यही किया है। अभी तक का उसका इतिहास है साम्राज्यवादी, जिसमें वो खाली और खाली लोगों को, पूरे देशों को इस्तेमाल करता है, और खासकर एशिया को, अफ्रीका को, एशिया को, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनको ऐसे ही इस्तेमाल करता है। यूरोप पूरा ही इसीलिए जाना जाता है। तो ये सारी जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स है, ईरान जो हिम्मत भारत को दिखानी चाहिए थी, वो ईरान ने दिखाई है। और वो शायद अगर इस तरह से टिक पाया, पीछे से चाइना और रूस आ गए हैं उसके साथ में, नो डाउट वो अकेले ही नहीं कर रहा है ये सब। तो ये पूरी दुनिया की सीन जो एक लगने लगा था कि ट्रम्प के आने के बाद खास करके कि बाइपोलर नहीं है, अब एक ही मतलब सिंगल दमदार वो रह गया है, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। और अमेरिका का और इजराइल का पूरा जो फुलाया हुआ गुब्बारा था वो तो फट गया है, चाहे जितना भी नुकसान उठाना पड़ा हो ईरान को, लेकिन ये गुब्बारा तो फटा है इनकी ताकत का। और उम्मीद है कि इसके साथ ही हमारे जो ये महामानव नॉन बायोलॉजिकल है, इनका भी गुब्बारा फट गया है, इनका भी गुब्बारा फट गया। ये भी सामना करने की हालत में नहीं है, पार्लियामेंट से भागे फिर रहे हैं, लोगों से भागे फिर रहे हैं,
जैसे वहां हो रहा है कि नेतन्याहू मर गया कि जिंदा है पता नहीं है, वैसे इनका भी हो रहा है कि ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं पता नहीं। इनकी तरफ से बैटिंग करने के लिए निशिकांत दुबे टाइप लोगों को खड़ा किया जाता है, लेकिन ये खुद आकर नहीं जवाब दे पाते हैं। तो कुल मिला के इनके डिक्लाइन का टाइम है। युद्ध बहुत खराब है, रुकना चाहिए, लेकिन शायद ये 3-4 तानाशाहों की जो सत्ता और इनका जो पागलपन, इनका जो नार्सिज्म पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा था, उसको खत्म करने के लिए शायद यही तरीका था, मुझे लगता है ऐसा। बस, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जागृति जी का। जागृति जी ने बहुत मुखर तौर पर बातें रखी जो बहुत जरूरी थी कि किस तरीके से न सिर्फ उन 2 तानाशाहों का बल्कि हमारे अपने जो विश्वगुरु खत्म का लिए घूम रहे हैं, जिनका डंका बज रहा, तो उनका आजकल डंका एकदम से बज गया है। अब बज नहीं रहा बल्कि बज गया है, मुँह चुराते घूम रहे हैं, अपनी ही सदन में नहीं स्टैंड कर पा रहे हैं, अपने देश से सामना नहीं कर पा रहे हैं। और ये हम खास तौर पे हम जो लोग हैं जो लगातार उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे, उनके लिए भी एक मुफीद समय अब दिख रहा है कि जो पहले हम विरोध करते थे तो तमाम जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं जो उनमें ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, वो भी अब उनके साथ उस सापेक्षता के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अब उनको पहली बार कहीं ना कहीं 56 इंच की छाती का भी की हवा निकलती हुई दिख रही है। उनको लग रहा है कि कहीं तो उनके साथ गलती हुई है, वो भी अब उस मुखरता के साथ नहीं खड़े बोल पा रहे हैं। और जैसा अभी जागृति जी कह रहे थे कि बिल्कुल देश मतलब उस स्थिति में जिस तरीके से गैस की किल्लत और पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत होने वाली है, उससे देश हमारा भी बड़े अराजक स्थिति में पहुंच जाएगा, इसमें कोई बड़ा संदेह नहीं है। और कहीं ना कहीं अमेरिका भी अब घुटन महसूस कर रहा है, फंसा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन उसके जो साथी हैं, जो मोदी जी टाइप के लोग हैं जो उसके सामने पीछे पड़े हैं, वो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उसके लिए कोई बीच बचाव का रास्ता खोज पाए। तो स्थितियां बहुत खराब स्थिति में है। अब हम हरिहर जी हमारे साथ हैं, हरिहर जी को सुनना चाहेंगे। हरिहर जी इसको लेकर ही बोलेंगे? हाँ, इसको लेके बोले। अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और साथियों, आज का बहुत समसामयिक विषय है। शांति, युद्ध नहीं, शांति नहीं है। और शांति शब्द एकदम निरपेक्ष शब्द नहीं है, ये तो सब ये एकदम जुड़ा हुआ है, सापेक्ष है, किसी न किसी से जुड़ा हुआ है सब। साथियों, अगर शांति, युद्ध या जो भी आज सिनारियो है, परिदृश्य है पूरे विश्व का, अगर उसको हम देखें तो उसमें हमें साम्राज्यवाद के पहले चरित्र को देखना समझना पड़ेगा। साथियों, बिना इसको समझे और देखे और इसको स्वीकार किए हम इस वर्तमान स्थितियों को नहीं समझ सकते हैं। साथियों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 45 के बाद जो स्थिति बनी और साम्राज्यवाद, और हम उसको पीछे नहीं जा रहे हैं, हम केवल एक बता रहे हैं कि साम्राज्यवाद का जो चरित्र होता है पूरी दुनिया में, जो साम्राज्यवादी देश हैं, और एक नया शब्द गढ़ लिए हो, विकसित और विकासशील। जो पहले साम्राज्यवादी थे और कुछ देश जो है ज़्यादातर साम्राज्यवादी, जैसे अमेरिका है, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, बेल्जियम, ये सब अब ये अपने आप को विकसित कहने लग गए हैं और दूसरे को विकासशील कहने लग गए हैं। और ये और पहले उपनिवेश थे, औपनिवेशिक चरित्र, ये ताकि लोग गलतफहमी में रहें। ये चीज़ साम्राज्यवाद का चरित्र ही होता है कि पूरी दुनिया के मार्केट पर उनको मिले, वो पहुंच मिले, वो अपने माल को बेचें, अधिक से अधिक उत्पादन करें, अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। उसके लिए जरूरी होता है कि वो सारे दुनिया में जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, श्रम है और जो भी खनिज संपदा है, उसका उनको पहुंच मिले, वो उनके नियंत्रण रहे। क्योंकि उत्पादन ज़्यादा करने के लिए जरूरी है कि जब तक वो सारी चीज़ उनके कब्जे में नहीं रहेगा, वो ज़्यादा माल उत्पादन नहीं कर सकते हैं, पूरी दुनिया को मार्केट बना के बेच नहीं सकते हैं। ये इसकी उनकी है। और इसमें यदि कोई रुकावट डालता है तो वह वहाँ पर अशांति पैदा हो जाती है, वहाँ पर युद्ध की स्थिति, चाहे उसको अपना चेला बनाकर, समझौते करके, उसको पूरी तरह से दास बनाकर और सारे घुटने टेकाकर किसी तरह से कर लें। जैसे भारत है, तो भारत का जो पूंजीपति वर्ग है, यहाँ शासक वर्ग है, उनके साथ सहअस्तित्व में रहता है, मुनाफा कमाता है, लाभ कमाता है, और ये जो है जिल्लतें झेलने के आदी हो गया है, बर्दाश्त कर लेता है। कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान इसका शुरू
काफी दिन से रहा है। ये चूंकि शुरू से ही अंग्रेजों के समय से ही सहअस्तित्व में रहते रहते, गठजोड़ में रहते रहते, लाभ मुनाफा कमाने के चलते, आदत चलते, ये भी अपना विकास करता है उन्हीं से वो, तो ये सारा चीज उनके सरेंडर करता रहा। यदि कोई देश अगर वो अपनी राष्ट्रवादी भावना रखता है और ये चाहता है कि नहीं वो अपने प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करेगा खुद और अपने हिसाब से बेचेगा, अपने हिसाब से तकनीकी का इस्तेमाल करेगा, अपने हिसाब से दूसरे देशों को बेचेगा, माल निर्यात करेगा, अपनी मुद्रा का खुद मूल्य तय करेगा, अगर ये वो करने की हिमाकत करता है तो यह उसके लिए वो बहुत सारे आरोप लगाकर उसके खिलाफ वो हो जाएंगे। आप देखेंगे केवल आप इधर 10-20 साल पहले नजर लाए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे चाहे लैटिन अमेरिका में हो, चाहे अरब एशियाई देशों में हो, चाहे और इधर हमारे दक्षिण एशिया के देशों में हो, सब जगह ये उनका हमेशा कंट्रोल रहा है। उसके लिए उनके पास बहुत सारे बहाने हैं क्योंकि उनके पास सैन्य शक्ति बहुत है और सारी चीज। तो ये एक विश्व व्यवस्था में, विश्व ऑर्डर जो होता है उनकी एक विश्व व्यवस्था बना है, उसमें थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्बेंस होता है तो उनको कहते ये तो अशांति पैदा कर रहा है। उनकी विश्व व्यवस्था बनाई। गाँव में जैसे है कोई दबंग जमींदार है या कोई दबंग वो है तो वो अगर उसके खिलाफ अगर कोई आज़ादी के या कोई थोड़ा मुखर होता है तो कहता है ये हरामी ये जो है थोड़ा बदतमीज हो गया है, मनबड़ हो गया है, इसको ठीक करना है इसे। तो वही हालत यहाँ भी रही। आप देखें इराक के साथ जिस तरीके सद्दाम हुसैन के साथ, इन लोगों का दोष केवल नहीं था कि अपने संसाधनों का इस्तेमाल उत्पादन करके अपनी जनता के इस्तेमाल के लिए, उसी अपनी जनता की भलाई के लिए, उसका आर्थिक और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए काम करते थे। ईरान में जहाँ तक बात है 79 तक शाह रजा पहलवी जब थे तो रजा पहलवी से साथ अमेरिका का बड़ा अच्छा दोस्ताना संबंध था। ईरान थोड़ा कुछ मामले में लिबरल भी हो गया था, ऐसा मानते हैं। ये जो कट्टरपंथी अभी मुल्लाओं का शासन आया है, हम इसके समर्थक नहीं हैं, लेकिन ईरान के संप्रभुता का समर्थक हैं हम लोग। ईरान में जो कट्टरपंथी मुल्ला लोग आए हैं उसमें मुल्लाओं का शासन है, कुछ वहाँ की ट्रेडिंग पार्टी है, वहाँ भी वामपंथी लोग हैं, वहाँ पे तोदी पार्टी है जो इसका खुद कर उनके साथ खिलाफ संघर्ष करती है और पूरा विरोध करती है उनके साथ। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर नहीं लोग नहीं है, मुल्ला लोग हैं, तो वो हम चाहते हैं मुल्लाओं का शासन जाए, लेकिन वहाँ की जनता का शासन है। ऐसा नहीं कि अमेरिका जो है जिसको चाहे उसको चाहे। जैसे वेनेजुएला में देखिए, वेनेजुएला में क्या हुआ। वेनेजुएला में 80 के पहले अमेरिका का ये सन 2000 से पहले अमेरिका का काफ़ी कंट्रोल था। अमेरिका वेनेजुएला के साथ उसका भी ठीक था, लेकिन 2000 में जब ह्यूगो चावेज आए सत्ता में, हम यहाँ भी बैठेंगे तो ठीक है। ह्यूगो चावेज जब वहाँ पर सत्ता में आए तो उन्होंने सारी तेल कंपनियों का जो है निजीकरण कर दिया और अमेरिकी कंपनियां जो थी उनको कहा कि भाई आप मुआवजे लीजिए और जाइए यहाँ से। और उससे क्या होता है वो अपने उसका उत्पादन और उसका वितरण जो भी अपने हाथ में लिए और उसका जो भी लाभ हुआ उनके जनता को हुआ। पहले मुनाफा लूटती थी अमेरिकी कंपनियां। उसी तरह से यहाँ अरब देशों में जो है, इजराइल की जहाँ तक बात है, शादियों में चर्चा कर दूँ थोड़ा इजराइल के बारे में, बड़ा लोगों को गलतफहमी होती है, बड़ा उसके से इजराइल अपने आप में कोई ताकत नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है। इजराइल का गठन ठीक है, इजराइल एक जो हिटलर के अत्याचार हुए थे यहूदियों के ऊपर, एक पीड़ित तबके के नाम पर सहानुभूति नाम उसका एक देश बनाने की भावना आई। जब वहाँ से ऑटोमन साम्राज्य का हारा, तुर्की हारा 2022 में, तो इसमें 1922 में तो वहाँ जो प्रथम विश्व, तो वहाँ 1922 में वहाँ से ब्रिटेन का कंट्रोल हो गया। तो उसी समय से थोड़ी भावना 1922 से ही आई कि इन लोगों को भी एक दिया जाए, थोड़ा इनका एक देश बना जाए, लेकिन फलीभूत हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो साथियों ये सबसे बड़ी चीज, उस समय तेल का और खनिज पदार्थों का वहाँ खोज हो चुकी थी पूरे अरब खित्ते में, पूरे उस क्षेत्र में, और उनके लिए वो सब अरब वाले अमेरिकी और ब्रिटेन साम्राज्य के खिलाफ भी वो सब गाहे बगाहे कंट्रोल लड़ते थे। और अरब के जो देश हैं, चाहे सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, ये सब जो है उस शासक वर्ग हैं, वो सब जो है राजशाही टाइप के लोग हैं। ऐसा नहीं कि वो लोकतंत्र से चुने हुए लोग हैं। तो अगर अब आप देखें अमेरिका जो है दूसरे देशों पर कहता है कि ये गैर डेमोक्रेटिक हैं, तानाशाह हैं, और यहाँ अपने हितों के लिए अपने पिट्ठू बैठाए हुआ है। वहाँ पर वो सारे जो है राजवंश अमीर लोग हैं और अयास लंबट है, उनकी सारा संसाधन जो है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां लूट कर ले जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुनाफा लूटती हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए उन पर विश्वास नहीं था कि हो सकता है गाहे बेगाहे ये बगावत कर सके या यहाँ दिक्कत पैदा करे। इजराइल को इन्होंने इतना मजबूत बनाया और
शुरुआत में 47 में तो सबको पता है युद्ध हुआ, सब कई अरब देशों ने मिलकर हमला कर दिया उसके ऊपर, लेकिन इजराइल फिर भी जीत गया। क्या इजराइल के पास इतना नवनिर्मित इजराइल देश इतना ताकतवर था कि जीत जाता? वो पश्चिमी साम्राज्यवादियों का वो एक लठैत है, उसकी बूते पर वहां निगरानी रखते हैं, सारे पर कंट्रोल रखते हैं कि कोई इधर उधर न जाए, कोई इधर तो। और बाकी जो लोग नहीं माने हैं, जैसे ईरान नहीं माना, इराक नहीं माना था, उधर लीबिया नहीं माना था, तो ये लोग यमन वाले जैसे हुती लोग हैं वो बगावत करके यमन का वो नहीं, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इजराइल को टोटल, इजराइल जो भी करता है पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों अमेरिका के ही इशारे पर करता है, वो उनका एक पार्ट ऑफ पार्सल है, वो भाग है उनका, अलग से कोई इजराइल नहीं है कि इजराइल जो सब कुछ अपने, वो सारी पश्चिमी साम्राज्यवादी हितों के लिए करता है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब जो ये विश्व ऑर्डर है उसको अगर कोई भंग करता है तो आप देखिए, वो जो है अमेरिका कहता है कि जहां पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी देशों का हित है, पूरी दुनिया में वो कहता है, कई बार डंके की चोट पर कह चुका है कि पूरी दुनिया में जहां भी कोई खनिज संपदा है, प्राकृतिक तेल गैस या और भी चीजें, सोना चांदी अभ्रक सारी चीज है, वो सब अमेरिका का है, क्योंकि उनको सबसे बड़ी चीज साम्राज्यवादी देश है अमेरिका को छोड़कर, खासकर जो यूरोपीय देश हैं, उनके पास जो भी उत्पादन के नए टेक्नोलॉजी के नए उद्योगों के लिए जितने भी खनिज संपदा की जरूरत है, खनिज पदार्थ की वैरायटी की जरूरत है, वो सब वहां नहीं है। यह युद्ध पहला नहीं है और न तो अंतिम है। अभी तो क्यूबा की बारी है, आप देखिएगा अभी क्यूबा नंबर में है। जिस तरीके से उन्होंने पूरी यूरोप में सर्बिया को खींचा, और इसके पहले लैटिन अमेरिकी देशों में कोलंबिया से लेकर कहाँ कहाँ तक इन्होंने किया, अल सल्वाडोर तक किया, वो सारे जगहों पर इनका चलेगा। पूरी दुनिया पर इनको अपना कंट्रोल करना है, इस विश्व व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना है। जो भी इसमें छू चप्पड़ करेगा तो उसके खिलाफ वो मानवाधिकार जनतंत्र के नाम पर कि वो जो है वो उसके लिए तानाशाह है, जबकि तानाशाह को सपोर्ट करता रहता है। जहां भी सरकारें, जितनी भी आप देखेंगे, जितने भी देशों में धार्मिक कट्टरपंथियों की सरकार आई या सैनिक तानाशाह आए, सबको अमेरिका के सहयोग से आए। अभी सीरिया में 2 साल पहले जो सरकार आई है, आप देखेंगे जो असद को गिरा कर आए, हटा कर आए हैं, वो आतंकवादी अमेरिका उसको डिक्लेयर किया होता है। ISI का निर्माण इसी ने किया है, ओसामा बिन लादेन को उसने बनाया और सारे मदरसे इसने बनाए। तो सारे उसमें कट्टरपंथी उनका नहीं रहता है, बाद में कट्टरपंथी हो जाते हैं इनकी। इसका मतलब ये अमेरिकी और पश्चिमी साम्राज्यवादी अपने हितों के अनुसार वो करते हैं, और वहाँ उस समय उनको जनतंत्र मानवाधिकार नजर आने लगता है, कट्टरपंथ नजर आने लगता है। लेकिन अपने हितों के लिए जिसको बैठाते वो न तो उनको कट्टरपंथी लगता है, न तो तानाशाह लगता है, न तो जनतंत्र और मानवाधिकार का वो हनन का वो लगता है। तो ये इनकी अपनी परिभाषा। और साथियों आप देखेंगे, सबको बोलने का मौका देना। अच्छा ठीक, अब खत्म कर दे, खत्म हो रहा है। हाँ अब अच्छा साथियों, अब ये एक चीज और बस खत्म, 1 मिनट में आप देखेंगे हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ का चाल चरित्र क्या है। हमारे यहाँ का जो ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, मीडिया है, या बड़े बड़े अपने आप को, ये लोग जो है उसी साम्राज्यवादी की दलालियों पाँव कपाकर, उसी के वेतन भत्ते, यात्राएं करके अमेरिका के, उसी में उसी के राग नापे। जो अमेरिका का साम्राज्यवादियों का दुश्मन है, उसकी नजर में कट्टरपंथी, उसके नजर, इनके नजर में भी वही हो जाता है। आप देखें जिनकी मीडिया पर उसी हिसाब से चलाते रहते हैं। तो यह बहुत दुखद, ऐसा नहीं कि पूरे भारत जो है ईरान के साथ है या पूरा भारत ईरान के खिलाफ है। हर देशों में वर्गीय चीज बनावट है, वो अरब कंट्रीज में भी है, ईरान में भी है, और भी देशों में है। और जिस तरीके से वहां पर आप देखेंगे वेनेजुएला में हुआ, उसमें भी वही स्थिति है। तो साथियों अब इस स्थिति को मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और यही इसको हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, हमको इस साम्राज्यवादी चरित्र को, उसके मंशा को, उसके उद्देश्य को, उसके द्वारा थोपे गए युद्धों को समझने की जरूरत है, और उसके लिए आम लोगों को उसके खिलाफ जनमत बनाने की भी जरूरत है। तभी हम इसको युद्धों के खिलाफ शांति के बारे में सोच सकते हैं।